खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर जी जुड़ गए हैं। राकेश कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। देश भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस महामारी को हराया जाए। इन सब के बीच एक नई चीज जो सामने आई है लोगों के लिए, वो है प्लाज्मा थेरेपी। सर, प्लाज्मा थेरेपी को सबसे पहले हम कैसे देखें और किस तरह से ये कारगर साबित होने वाला है आने वाले समय में? हाँ, नमस्कार। पहले तो आपके माध्यम से जो एक रमज़ान का बहुत ही पावन महीना आया है, तो अपने मुस्लिम भाइयों को और अपने मुस्लिम मित्रों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि इस विपदा से हमको दूर रखें। अब आपने जो प्लाज्मा थेरेपी की बात करी, तो अगर आप याद करें तो जैसे जब कुत्ता काटता है और उसके बाद लोगों को हम इंजेक्शंस देते हैं, या आप याद करें टिटनस में देते थे, तो जब आपको एक बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। ये एंटीबॉडी, ये समझ लीजिए एक तरह की आपकी बॉडी की पुलिस होती है जो उस वायरस को, चोर रूपी वायरस को अटैक करके उसको खत्म करती है। तो जो मरीज ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उसके लिए उनकी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है और वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इनके अगर हम प्लाज्मा को स्टोर कर लें, उसमें से एंटीबॉडीज रखें और उसके बाद जो सिक मरीज है उसको अगर वो हम उसमें ट्रांसफ्यूज करें, तो ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हम और डिजीजेज में पहले एंटीबॉडीज जानवरों के थ्रू बना के लगाते थे, तो इन लोगों को फायदा हो सकता है। ये अभी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है और अगर हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आज ये जो एंटीबॉडीज तरह तरह की थेरेपीज होती हैं, ये सिर्फ कोरोना में ही नहीं, आपके टिटनस में कारगर हैं। प्लाज्मा थेरेपी नहीं, एंटीबॉडीज जो होती हैं, और ये प्लाज्मा थेरेपी में भी बेसिकली हम कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी मरीज में इन्फ्यूज करते हैं। ठीक, जो मरीज ठीक हो गया है उससे लेके जो मरीज सिक है उसको करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये एंटीबॉडीज जो है वो कोरोना को कंट्रोल करेगा। ये इसी तरह की है कि अगर किसी एरिया में मान लीजिए पुलिस की ज्यादा जरूरत है, वहां पे एक तरह से झगड़े हो गए, सब हो गए, तो हम पुलिस को मोबिलाइज करते हैं, वहां पे हम सीआरपीएफ को, रैपिड एक्शन फोर्स को करते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी विल एक्ट एज अ रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स और हो सकता है इससे मरीज हमारे ठीक हो। तो एक बहुत अच्छा ये एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बन सकता है। जी, तो मतलब एक कोरोना संक्रमित मरीज ही दूसरे संक्रमित मरीज के लिए मसीहा बनकर सामने आएगा। लेकिन सर, एक सवाल ये है कि ब्लड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर इंसान के ब्लड को इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और एक इंसान का जो ब्लड सैंपल है वो कितने लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, ये मैडम ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब प्लेटलेट कम होता है, डेंगू का टाइम होता है, तो हम जो डोनर्स होते हैं उनसे प्लेटलेट लेके हम चढ़ाते हैं। तो जब हम पूरा ब्लड चढ़ाते हैं उसमें तो ब्लड ग्रुप की आवश्यकता बहुत होती है, लेकिन अगर हम ब्लड से प्लाज्मा निकाल लेते हैं तो वो प्लाज्मा हम लोगों को इन्फ्यूज कर सकते हैं। इसमें जो मरीज संक्रमण के बाद ठीक हो जाते हैं, हेल्दी होते हैं और उनको और किसी तरह की वायरल डिजीज जैसे HIV, HBS, AGS, CV, इसके सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, तो उनको हम प्लाज्मा फिल्टर आउट करके होल ब्लड से एक मात्रा होती है उसकी, और उससे हम जो रिक्वायर्ड सिक पेशेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, तो उन मरीजों में हम इसका डेफिनेट ट्रायल कर सकते हैं और हो सकता है कि इट माइट हेल्प ऑल्सो। सर, मेरा दूसरा सवाल भी था इसमें कि एक इंसान के ब्लड को कितने लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या पर्टिकुलर एक इंसान दूसरे संक्रमित को ही दे सकता है या फिर 2-3 लोगों को?
नहीं, ये डिपेंड करता है। देखिए, जो प्लाज्मा दिया जाता है, एक मरीज से जब आप फिल्टर आउट करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर आउट होगा। वो उसको करके वो उसको स्टोर करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो वो एक प्लाज्मा हम एक ही को दे पाएंगे। वो डिपेंड करेगा, अगर ये थेरेपी सक्सेसफुल हो सकती है एंटीबॉडीज वाली, तब इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे करके हम एंटीबॉडीज बना के, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टिटेनस में होता है जिसमें एंटीबॉडीज अवेलेबल होती हैं, हमारे ट्रांसप्लांट में, जैसे मैं स्वयं एक रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हूं, उनमें सर्टेन तरह की एंटीबॉडीज होती हैं जिसमें हम मरीजों को देके पर्टिकुलर सेल्स को मारते हैं जिससे कि उसकी किडनी रिजेक्ट ना हो। तो ये एक नॉन थेरेपी है बहुत एंटीबॉडीज को लेके, लेकिन अगर ये कारगर होती है तो हो सकता है फ्यूचर में, आने वाले समय में, हम इस तरह से ये एंटीबॉडीज डेवलप करें और अगर उनको हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो ऐसे मरीजों को सक्सेस और वो ठीक हो सकते हैं। तो ये अभी ट्रायल है और इसको जब हम ट्रायल के रिजल्ट्स आएंगे, साइंटिफिक बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन होती है, अगर उसमें एविडेंस बेस्ड में आता है कि सक्सेसफुल हो रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रोटोकॉल में आ जाएगा। बट जिनको आप जो पूछ रही हैं प्लाज्मा, एक ही को, एक पेशेंट से हम एक को दे पाएंगे रख के, जिसको नीड होगी उसी को दिया जाएगा। बट उसमें सर्टेन टेस्ट करना जरूरी होता है कि हम कोई और इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस ना कर दें। तो उसकी प्रॉपर, हमारे जो ब्लड बैंक होता है, तो वो प्रॉपर केयर करके ही इनका प्लाज्मा कलेक्ट करता है। जी, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज है जिनका ध्यान रखना होगा इस थेरेपी के दौरान। लेकिन सर, एक चीज और है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि H1N1 डिसीज जब आया था 2009-2010 में, उस वक्त भी इसी थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। क्या ये बात सच है? और अगर ऐसा है तो इसे कितना ज्यादा कारगर साबित होगा कोरोना को हटाने में? अगर फ्रैंकली आप मुझसे पूछेंगे तो, क्योंकि मैं एक सर्जन हूं और टू बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन, H1N1 में लोगों ने एक्सपेरिमेंटल तौर पे भले ही कहा होगा, बट H1N1 के ट्रीटमेंट में ये अभी प्रोटोकॉल में नहीं आता था। H1N1 इतनी ज्यादा जो कहना चाहिए, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस लंग्स में नहीं करता था, एक सर्टेन ग्रुप में करता था, तो वो इतना सीवियर नहीं था जितना कोरोना है। तो जब तक मैंने जैसा कहा कि तरह तरह के लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई कहता है आयुर्वेद से हो जाएगा, सब चीजें हैं, हो सकता है दे माइट बी हेल्पफुल, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इट शुड बी एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जब तक इनके रिजल्ट पब्लिश नहीं होते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम इसको एक्सपेरिमेंटल ट्रायल ही मानेंगे। और H1N1 में हो सकता है लोगों ने करा होगा, बट टू बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन ये प्रोटोकॉल में अभी नहीं आता था। एविडेंस बेस्ड में जैसे ग्रेडिंग होती है, तो बहुत ए क्लास एविडेंस में वो नहीं आएगा। एक चीज और है सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केरल ऐसा राज्य है, पहला राज्य हमारे देश में जहां पर इस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी को एक बार ट्रायल लिया गया, कहीं ना कहीं एक सफलता के संकेत भी दिखाई दिए। तो क्या कहा जा सकता है कि वहां पर जिस तरीके से आंकड़े कंट्रोल हुए हैं, अगर देश भर के अलग अलग राज्यों में भी अगर हम इस थेरेपी को इस्तेमाल करें तो आंकड़े कंट्रोल में होंगे? नहीं, देखिए, फिर आप दो चीजों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। आंकड़े तब कम होंगे जब हम डिजीज को फैलने नहीं देंगे। ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये एक ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट एक रूटीन, जिसको कोरोना हो जाए, एक सिंपल पेशेंट जो क्योर हो सकता है अपने सिंपल मैनेजमेंट से, उसको देने के लिए नहीं होगी। दिस वुड बी फॉर अ रियल सिक पेशेंट, कि अगर मरीज वेंटिलेटर पे है, उसको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है, तो ये उन्हीं में कारगर साबित होगी। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मरीज को जैसे जुखाम हो गया, अगर जुखाम में वो सीधे एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देगा, वायरल इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, तो रादर वी विल मेक मोर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म टू डेवलप। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स होंगी, दीज आर फॉर सिक पेशेंट। ये आपके आंकड़ों को नहीं कम करेगी। आंकड़े कैसे? जैसे आपने स्वयं अभी न्यूज में कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत से अभी जिले हमारे हैं जहां से केसेस नहीं आ रहे हैं,
तो मैं इसका क्रेडिट उस जिले के लोगों को दूंगा जी। कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग रखी, जो लोग अगर कांटेक्ट में आए उन्होंने अपने को अलग रखा, इसलिए वो आंकड़े कम हैं। प्लाज्मा थेरेपी आंकड़ों को नहीं कम करेगी। जो मरीज बीमार हो गए हैं, सिक हैं, जिनको सीसीएम या आईसीयू की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसे मरीजों में इलाज कारगर उनको बीमारी से बाहर लाएगा। बट आंकड़े कम करने में हम ही लोगों का जब तक हाथ होगा। कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से बात हो रही थी, तो आप पूर्वांचल में याद करें कि एक टाइम में जापानीज इनकेफेलाइटिस बहुत थी जी। तो जब उसका वैक्सीन आया और वैक्सीन लगाई गई तो जापानीज इनकेफेलाइटिस पे बहुत कंट्रोल हुआ, लेकिन एक्यूट इनकेफेलाइटिस आ गई। तो जो एक्यूट इन्फेलाइटिस का उस समय महाराज जी ने बहुत कोशिश करके वहाँ पे हाइजीन, वाटर, सोशल डिस्टेंसिंग करके कि इन्फेक्शन क्रॉस ओवर इस तरह से मच्छरों से जो फैलता था, तो उस पे एक्यूट इनकेफेलाइटिस पे भी बहुत जो है कंट्रोल आया। तो हमको जो समझना है, इस बीमारी में आंकड़े कम करने के लिए जनता, इंडिविजुअल व्यक्ति ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सरकार जो है वो नियम बना सकती है, हेल्प आउट कर सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें खुद इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिन पर हमें काम करना होगा। सर, एक चीज़ है कि चाइना और अमेरिका ने इस थेरेपी का इस्तेमाल किया है और कई ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट भी उन्हें देखने को मिले हैं, लेकिन क्या लगता है कि जब भारत में इस थेरेपी का इस्तेमाल तेज़ी से होने लगेगा तो क्या इतना बजट हमारे पास है और आगे क्या हम इस पर काम कर सकेंगे? देखिए, जो हमारे हिंदुस्तान में भी आज हेल्थ केयर बहुत आगे बढ़ चुका है। सरकार बहुत इसके लिए प्रयत्नशील है और ये जो प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं, ये मेरे सब जगह जितने बड़े अस्पताल हैं उनमें इस तरह के पूरा एक ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का अलग डिपार्टमेंट होता है। और ये जो प्लाज्मा हम निकालते हैं, ये ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में ही निकाला जाता है। जैसे प्लेटलेट, आपको याद होगा, प्लेटलेट मान लीजिए होते हैं, प्लाज्मा हम अलग करते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम अलग करते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो आज पूरे मुझे लगता है भारतवर्ष में सब स्टेट्स में, सब जिलों में हमारे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ब्लड बैंक्स अवेलेबल हैं एंड सब में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि ये एक एक्सपेरिमेंटल अभी ट्रायल है। जब तक हम इसको एविडेंस बेस्ड, क्लिनिकल एविडेंस, हम ए ग्रेड का हमारे पास रिजल्ट तब तक नहीं आ सकते हैं, तब तक ये हम इसको ट्रायल ही मानेंगे। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ पे रिसर्च की फैसिलिटीज़, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ये ट्रायल वहीं पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, एक छोटे से अस्पताल में वो करके करें, तो वो अभी मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी, सही नहीं होगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान हैं, पीजीआई जैसे लखनऊ में है, जिपमेर है, जो गवर्नमेंट के बड़े इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये ट्रायल वहाँ पहले होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इंश्योर कर लेते हैं कि नहीं, इट इज़ ए सक्सेसफुल थेरेपी फॉर सिक पेशेंट्स, अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा, एक रूटीन इन्फेक्टेड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए ये थेरेपी नहीं होगी। ये थेरेपी जो सिक पेशेंट हैं, जिनको आईसीयू की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर जिनमें हो रहा है, ये थेरेपी उनमें कारगर साबित होगी। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इस थेरेपी की ज़रूरत ही ना पड़े। खुद ही लोग अगर सावधानी बरतेंगे तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं पैदा होगी। लेकिन एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी इस थेरेपी को लेकर कि इसका प्रोसीजर कितने दिन का होता है, कितने दिन में रिजल्ट सामने आ जाते हैं? नहीं, देखिए, ये मैं उसके लिए शायद राइट पर्सन नहीं हूँगा आंसर करने के लिए। ये जो इंटरनल मेडिसिन के लोग होते हैं, बट जैसे मुझे जो जानकारी होनी जितनी है, तो प्लाज्मा में एक सर्टेन ऐसा नहीं है कि हमको डेली 1-1 घंटे में लगाना होता है। हम जैसे एंटीबॉडीज से जो मरीज ऐसे जिनसे प्लाज्मा लिया है वो इन्फ्यूज किया जाता है, फिर उसके बाद मरीज को देखा जाता है कि क्लिनिकली कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उसके अनुसार डिसाइड होता है। तो मे बी
आप डेली लगा सकते हैं, आप ऑल्टरनेट डे लगा सकते हैं, आप वीकली लगा सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल आईसीएमआर के अंडर में गाइडलाइंस बनेंगी या बन गई होंगी हर जगह की, और उन्हीं प्रोटोकॉल को फॉलो करा जाएगा। मेरे में अभी इसका उत्तर देने के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन यस, एक्सपेरिमेंटल में ये थेरेपी प्रोटोकॉल लुक्स वेरी गुड एंड इसका ट्रायल होना चाहिए। हम लोगों को रिजल्ट का भी इंतजार करना चाहिए। सर, और आपने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी दी है हमें, और कहीं ना कहीं आप कई सारे थेरेपी से वाकिफ़ भी होंगे और अस्पतालों की क्या व्यवस्था है उसको लेकर भी कई सारी चीज़ें आपने खुद देखी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश इस जंग में लगा हुआ है, जीतने की कोशिश में है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है सावधानी बरतने की, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर राकेश कपूर हमारे साथ जुड़े थे और इसी के साथ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।